गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कर आरोपण के प्रभाव, एक अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताएं तथा लेखन पर। किसी भी अर्थव्यवस्था में कर आरोपण सिर्फ सरकारी आय का सोर्स नहीं होता है। आप ये कहें कि सिर्फ कर आरोपण मेनली इसलिए काम आता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होती है, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होती है, लेकिन इसके अलावा भी कर आरोपण से अर्थव्यवस्था के उत्पादन, वितरण, आर्थिक क्षेत्र और आर्थिक विकास, सामाजिक व्यवस्था तथा राजनीतिक अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। डॉल्टन का कथन है, आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम कर प्रणाली वह है जिसका सबसे अधिक अच्छा और सबसे कम बुरा प्रभाव पड़ता हो। सरकार अपने कर आरोपण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कर लगाती है। इनके प्रभाव भी अलग अलग हो सकते हैं और पूरक भी हो सकते हैं। अतः कर आरोपण के प्रभाव को ठीक से ज्ञात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री कर आरोपण को आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरण तथा रोजगार स्थायित्व का साधन मानते हैं। अतः इस परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र कर के प्रभावों से बच नहीं सकता है। हम यहाँ पर कर आरोपण के प्रभावों को उसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों के अंतर्गत पढ़ेंगे। कर आरोपण के प्रभाव का अध्ययन करते समय हमें किसी एक कर पे ध्यान न देकर संपूर्ण कर प्रणाली के प्रभावों पर ध्यान देना होता है। अगर हम कर आरोपण की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए, ऐसा नहीं है। हम इसमें इनडायरेक्ट टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, विभिन्न प्रकार के टैक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, हमें उनका अध्ययन करना होता है, तभी हम बता सकते हैं कि कर आरोपण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। कर आरोपण के प्रभावों का विश्लेषण प्राय सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में करना अधिक उपयुक्त रहता है। आगे हम कर आरोपण के प्रभावों को देखते हैं। आप यहाँ देखिए, कर आरोपण के प्रभाव, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक प्रभावों में देखिए, काम करने व बचाने की शक्ति पर प्रभाव, काम करने व बचाने की इच्छा पर प्रभाव, उत्पादन साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। सेकंड है वितरण पे प्रभाव, समान वितरण, असमान वितरण। तीसरा है अन्य आर्थिक प्रभाव, उपभोग, रोजगार पर, आर्थिक विकास पर, आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव। इसी प्रकार से सामाजिक प्रभाव, सामाजिक समानता, न्याय, प्रगति और नैतिक उत्थान। आगे है राजनीतिक प्रभाव, जिसमें राजनीतिक प्रभाव और सुरक्षा, स्थिरता व सुदृढ़ता तथा विरोध, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ये आप इस तरीके का चार्ट बनाना आपको ज़रूरी है, एग्जाम टाइम में आप इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं कर आरोपण के प्रभावों को हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आर्थिक प्रभाव लेते हैं। आर्थिक में हम देखेंगे 3 प्रभावों पर हमारा ध्यान रहेगा। उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और अन्य आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं। कर आरोपण के उत्पादन पर जो प्रभाव है उसमें भी हम देखेंगे कि अब जब हम उत्पादन पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। अब इसमें हम देखेंगे 3 पॉइंट्स, कार्य करने, बचत करने की योग्यता एवं शक्ति पर प्रभाव, कार्य करने, बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, उत्पादन साधनों के स्थानांतरण पर। इन तीनों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य करने व बचत करने की योग्यता एवं शक्ति पर प्रभाव। कर आरोपण से कार्य करने की शक्ति एवं बचत करने की योग्यता पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पादन भी प्रभावित होता है। हम इसमें देख सकते हैं, पहला पॉइंट लीजिए आप, जीवन रक्षक एवं अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग पर कर लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगर मान लीजिए जीवन रक्षक और अनिवार्य वस्तुओं पर कर लगा दिया गया है तो इससे क्या होगा, इससे इन वस्तुओं का उपभोग प्रभावित होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कर देने वाला निम्न आय कैटेगरी में आता है तो उसकी इनकम में तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि इन वस्तुओं की कीमतों में टैक्स लगने की वजह से बढ़ोतरी हो गई है, तो ऐसे में क्या होगा कि इन वस्तुओं का उपभोग कम हो जाएगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन निम्न करदाताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे आगे क्या होगा कि इनके कार्य करने की शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि ऐसे इन जीवन रक्षक वस्तुओं की करों में अगर कमी की जाती है तो ऐसे में इन वस्तुओं का उपभोग बढ़ेगा और आगे चलकर कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट है, यदि कर हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाता है। देखिए कि अगर कर को शराब, गांजा या ऐसी या तंबाकू, इनके ऊपर लगाया जाता है कर, तो ये कर अच्छा है
क्यों? क्योंकि इससे कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होगी। और अगर मान लीजिए इनके ऊपर टैक्स आप कम कर देते हैं, तो ऐसे में क्या है कि लोग इनका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे और ऐसे में उनके कार्य करने की शक्ति प्रभावित होगी। नेक्स्ट, जीवन स्तर में गिरावट। कर लगाने से सीधी सी बात है कि करदाता के पास में इनकम कम रह जाती है, इससे इनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्रय शक्ति कम होगी तो उपभोग कम हो जाएगा, उपभोग कम होगा तो जीवन स्तर में कमी आ जाती है। करारोपण से जब गरीबों का जीवन दुखमय हो जाता है तो उससे उनकी कार्य करने की शक्ति व योग्यता कम होती है, उत्पादन घटता है। अतः गरीबों पर कर लगाने पर कर घटाने पर जोर दिया जाता है। चूँकि इनके पास ऑलरेडी इनकम सोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं और इनकी इनकम का लेवल भी काफ़ी कम होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि इन निम्न आय वर्ग के लोग या गरीब वर्ग के लोगों को टैक्स से एग्जेप्शन मिल सके, इनसे मुक्ति मिल सके। आगे हम देखते हैं बचाने की शक्ति एवं योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। करारोपण से इन पे जो प्रभाव पड़ता है वह है वस्तुओं पर कर लगाने से चूंकि वस्तुओं का मूल्य ऊंचा हो जाता है, ऊंचे मूल्य होंगे तो उपभोग कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि उपभोग पर आपको अधिक व्यय करना पड़ेगा। अतः बचत करने की शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी प्रकार प्रत्यक्ष करों से करदाता की इनकम कम हो जाती है, करदाता की खर्च योग्य आय कम हो जाती है, बचत की शक्ति घट जाती है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखिए कि करारोपण से सभी वर्गों की बचत करने की शक्ति समान रूप से प्रभावित नहीं होती है। अगर धनी व्यक्ति से कर लिया जाता है तो भी उसकी बचत क्षमता इतनी तेजी से नहीं गिरेगी जितनी तेजी से एक निर्धन व्यक्ति के ऊपर जब हम टैक्स लगाते हैं तो उसकी जो बचत क्षमता गिरेगी, उसकी बचत क्षमता ज़्यादा गिरेगी बजाय धनी व्यक्ति की बचत क्षमता से। आगे है कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। करारोपण का उत्पादन पर प्रभाव दूसरे रूप में करदाताओं की काम करने व बचत करने की इच्छा पर पड़ने वाले प्रभावों में उत्पन्न होता है। चूँकि इच्छा मनुष्य की मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक धारणा से संबंधित है, इसका मूल्यांकन भी कठिन है। अतः करारोपण से कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर पड़ने वाले प्रभावों को मनुष्य की प्रतिक्रियाओं तथा कर की प्रकृति से नापने का प्रयास किया जाता है। काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर करारोपण का प्रभाव निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। वह तत्व कौन से हैं? करदाता की आय की मांग की लोच, जैसा पहला पॉइंट है। मान लीजिए करारोपण में करदाता की मानसिक प्रतिक्रियाओं का निर्धारण आय की मांग लोच द्वारा होता है। आय की मांग लोच से अभिप्राय क्या है? करदाता में आय प्राप्ति की उत्सुकता से है, यानी करदाता कितना ज़्यादा इनकम पाना चाहता है, इससे निर्भर करता है। यदि आप देखिए, अर्थात व्यक्ति अधिक या निश्चित आय प्राप्त करने हेतु कितना परिश्रम करने को तैयार है और वह आय के लिए कितना इच्छुक है। जब व्यक्ति एक निश्चित आय प्राप्त करने के लिए कितना ही परिश्रम करने को तत्पर है तो उसके लिए आय की मांग लोच कैसी होगी? बेलोचदार। और ऐसी परिस्थिति में करारोपण का करदाताओं के काम करने और बचाने की इच्छा दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए टैक्स लगाया जाता है किसी पर्सन के ऊपर, उस टैक्स को लगाने से उसकी उसका उपभोग है वह कम हो गया है, या उपभोग वह उसको ज़्यादा करना पड़ रहा है, उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति में उस कमाने की इच्छा है, अपनी उसी इनकम के स्तर को बनाए रखने की इच्छा है, तो ऐसी परिस्थिति में करारोपण क्या है? अच्छा प्रभाव डालेगा। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स लगाने के बाद में चूँकि उसका उपभोग का स्तर तो गिरेगा ही, लेकिन उसके मन में ये इच्छा हो जाती है कि चूँकि मेरा तो पैसा ही टैक्स में चला गया है, मैं कमाऊँगा नहीं, या मैं कमा के क्या करूँगा, या उसके अंदर ये आ जाता है कि मुझे वो पहले वाला इनकम का जो लेवल है वो नहीं पाना क्योंकि मेरा पैसा तो टैक्स में चला जाता है। तो ये क्या है? ये है उस व्यक्ति की जो मानसिकता है उसके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है, और इस कारण आप कह सकते हैं ये है उस करारोपण के ये करारोपण की जो स्थिति है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रही है। ठीक है, यानी वह परिश्रम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको ये इच्छा नहीं है कि मेरी इनकम पहले लेवल पे हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ये दिमाग में बैठ गया कि मेरा इनकम तो पहले ही टैक्स देने की वजह से कम हो गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि करदाता के लिए आय की मांग बेलोच अथवा कम लोचदार होने पर करारोपण से कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा बढ़ेगी, तथा आय की मांग लोचदार होने पर कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है करदाता की मनस्थिति।
अगर करारोपण में करदाता कर भार को कष्ट में अनुभव करता है तो उसकी इस मनस्थिति का कार्य करने व बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर अगर करदाता कर भार को न्यून और कम कष्ट में अनुभव करता है तो करदाता के काम करने व बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कर की प्रकृति। कर की प्रकृति भी किस प्रकार से काम करने और बचत करने की इच्छा को प्रभावित करती है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष करों का काम करने और बचत करने की इच्छा पर अधिक अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी प्रगतिशील करारोपण जब किया जाता है तो इससे व्यक्ति के कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर अथवा प्रतिगामी कर कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा को बढ़ाते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है और चूंकि इनकम टैक्स कैसे होते हैं, आप कह सकते हैं कि ये है अधोगामी परिस्थिति के होते हैं, यानी जिसका ज़्यादा इनकम है उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये इनकम टैक्स क्या हो गया, एक तरीके से उसके ऊपर बुरा प्रभाव ही तो डाल रहा है। उसके मन में ये स्थिति आ जाएगी ना कि चूँकि मैं तो ज़्यादा कमा रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, अगर मैं कमाऊँगा कम तो मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष करों के अंदर ये ऐसा ज़्यादा होता है, व्यक्तियों को ज़्यादा ये महसूस होता है कि वह ज़्यादा कमाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए उनके अंदर ये स्थिति आ जाती है कि क्यों ना वह कम कमाए ताकि टैक्स देना नहीं पड़े या कम देना पड़े। जबकि अप्रत्यक्ष करों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर तो सबके ऊपर समान रूप से आरोपित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका काम करने व बचत करने की इच्छा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे लॉटरी, रेस, उत्तराधिकार में प्राप्त वस्तुओं पर करारोपण का काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है देश की परिस्थितियाँ। देश में आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल हो, लाभदायक हो तो करारोपण का कार्य करने व बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि मंदी और संकट काल में करारोपण काम करने की इच्छा तथा बचत की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किंतु देश पर शत्रु आक्रमण के समय भारी करारोपण भी कार्य करने व बचत की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि राष्ट्रभक्ति अधिक काम की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है उत्पादन साधनों के उपयोग व स्थानांतरण पर प्रभाव। करारोपण से उत्पादन के साधनों का पुनर्वितरण होता है, क्योंकि साधन करारोपण के भय से एक उपयोग से दूसरे उपयोग व एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, और इस प्रकार साधनों के पुनर्वितरण से उत्पादन प्रभावित होता है। साधनों का पुनर्वितरण करों की प्रकृति व मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका साधनों के हस्तांतरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एकाधिकार कर अथवा आकस्मिक लाभ कर। करारोपण के परिणाम स्वरूप साधनों का हस्तांतरण लाभप्रद भी हो सकता है और हानिप्रद भी हो सकता है। करारोपण में साधनों का पुनर्वितरण लाभप्रद बनाने की ही चेष्टा की जाती है। साधनों का स्थानांतरण दो रूपों में दृष्टिगोचर होता है। पहला है साधनों का विभिन्न उपयोगों में पुनर्वितरण, दो प्रकार से उत्पादन को प्रभावित करता है। पहला है लाभप्रद हस्तांतरण, दूसरा है हानिकारक हस्तांतरण। लाभप्रद हस्तांतरण, जब करारोपण से साधनों का हस्तांतरण अलाभदायक या कम लाभदायक क्षेत्रों से अधिक लाभदायक क्षेत्रों की ओर होता है तो देश में उत्पादन बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अगर शराब के ऊपर टैक्स लगाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसी परिस्थिति में शराब के निर्माण में जो साधन लगे हुए वह साधन दूसरे तरफ चले जाएंगे, तो दूसरी वस्तु के उत्पादन ज़्यादा होगा बजाय शराब के। तो ऐसा करारोपण क्या है, लाभप्रद करारोपण कहलाएगा। इसी प्रकार से हानिकारक हस्तांतरण, जब करारोपण द्वारा साधनों का हस्तांतरण वांछित एवं उत्पादक क्षेत्रों से अवांछित तथा कम उत्पादक क्षेत्रों में होता है तो समूची अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि जीवन रक्षक वस्तुओं के निर्माण में जो साधन लगे हुए हैं, अब अगर मान लीजिए कि इन वस्तुओं के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में टैक्स रेट बढ़ाने से इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ जाएगी और यहाँ से साधन मूव कहाँ करेंगे, शराब या अन्य किसी हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन में। तो ये क्या है, हानिकारक हस्तांतरण कहलाता है। दूसरा है साधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। करारोपण से साधनों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। उत्पादन साधन उन स्थानों से हटते हैं जहां अपेक्षाकृत ऊंची दर से करारोपण है तथा उन स्थानों की ओर हस्तांतरित होते हैं जहां करारोपण नहीं होता है अथवा बहुत कम दर पे होता है। जैसे एक देश
या एक राज्य में ऊंची दरों से करारोपण होने पर उद्योगों के साधन विदेशों या दूसरे राज्यों में हस्तांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि करारोपण से साधनों का विभिन्न उपयोगों या विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण होता है, उसका उत्पादन पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखती है कि उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव ही पड़े। नेक्स्ट है करारोपण का धन के वितरण पर प्रभाव। किसी भी देश में आय तथा धन का असमान वितरण शोषण, वर्ग संघर्ष, प्रगति के असमान अवसरों की समस्या को जन्म देता है, जिनका निराकरण करने के लिए सरकार करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय का सहारा लेती है। करारोपण धन के वितरण में समानता लाने का एक शक्तिशाली अस्त्र है। जब प्रगतिशील करारोपण किया जाता है तो उसका भार धनिकों पर निर्धनों की अपेक्षा अधिक होता है। इससे धन के असमान वितरण में कमी होती है। इसके विपरीत प्रतिगामी करों का भार निर्धनों पर अधिक तथा धनिकों पर कम हो तो आर्थिक विषमता बढ़ती है। अतः आर्थिक विषमता में कमी करने तथा धन का वितरण उपयुक्त बनाने के लिए प्रगतिशील करारोपण को महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि आयकर, संपत्ति कर, मृत्यु कर तथा विलासिता की वस्तुओं पर ऊंची एवं प्रगतिशील दरों पर करारोपण द्वारा आय और संपत्ति के असमान वितरण में कमी तथा सुधार का प्रयास किया जाता है। करारोपण के अन्य प्रभावों को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कर प्रत्यक्ष होता है तो उस सीमा तक करदाता की क्रय शक्ति घट जाती है, इससे उपभोग घट जाता है। इसके विपरीत कर अप्रत्यक्ष होता है तो कर लगने वाली वस्तुओं के मूल्य उच्च हो जाते हैं। अतः सीमित आय वाले वर्गों को अपना उपभोग घटाने को बाध्य होना पड़ता है। ये उल्लेखनीय है कि जिन वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती है उनके उपभोग पर करारोपण का कम प्रभाव पड़ता है, पर जिन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है उनका उपभोग तेजी से घटता है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, अगर परिवारों में चूंकि आटा काम लिया जाता है, आटा किस लिए काम लिया जाता है? रोटी बनाने के लिए। अब अगर आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है तो भी व्यक्ति, ऐसा तो नहीं है कि आटे का कंजप्शन करना बंद कर देगा, कंजप्शन करेगा, चाहे टैक्स बढ़ाने से उसकी कीमतें कितनी ही बढ़ गई हों। तो जब वस्तु बेलोचदार होती है या कम लोचदार होती है तो करारोपण का उपभोग पर जो प्रभाव होता है, यानी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आटे का कम से कम कंजप्शन हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अनिवार्य वस्तु है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कार की कीमतों में वृद्धि हो जाती है टैक्स बढ़ाने से, तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि आप कार का इस्तेमाल करना पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या है, लोचदार वस्तु की श्रेणी में आ जाती है, ठीक है। तो अगर उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो हो सकता है कि परिवार या व्यक्ति उन वस्तुओं का उपभोग करना पोस्टपोन कर दे, स्थगित कर दे थोड़े टाइम के लिए, तो उनके ऊपर करारोपण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है रोजगार पर प्रभाव। करारोपण से रोजगार पर मिला जुला प्रभाव पड़ता है। करारोपण से रोजगार में वृद्धि होती है क्योंकि कर वसूली के लिए अधिक लोगों को लगाना पड़ता है। करारोपण से प्राप्त आय को सरकार विनियोजित करके अथवा अधिक उत्पादक कार्यों में स्थानांतरित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकती है। सरकार करों से प्राप्त आय को जब विभिन्न कार्यों पर व्यय करती है तो व्यय से अर्थव्यवस्था में कुल प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती है। इससे रोजगार, उत्पादन एवं आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि, धन का न्यायोचित वितरण, साधनों का अधिकाधिक उत्पादक कार्यों में स्थानांतरण तथा रोजगार में वृद्धि, इन सबके सामूहिक प्रभाव को ही आर्थिक विकास कहते हैं। इस करारोपण से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारी करारोपण तथा उस करारोपण से प्राप्त आय को विकास और सुरक्षा कार्यों पर व्यय करके देश का तीव्र गति से विकास हुआ है। करों से ही विकास कार्यों की वित्तीय व्यवस्था संभव होती है। नेक्स्ट है करारोपण एवं आर्थिक स्थिरता। प्रोफेसर A.P. लर्नर के अनुसार करारोपण का एकमात्र उद्देश्य देश में आर्थिक क्रियाओं में स्थायित्व लाना होता है। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है। करारोपण से अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और साधनों के हस्तांतरण तथा विनिमय पर नियंत्रण किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के निर्धारक तत्व हैं। मुद्रास्फीति के समय करारोपण से लोगों की क्रय शक्ति को कम करने का कार्य किया जाता है।
इसी प्रकार करों में छूट देकर वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। मंदी के समय सरकार क्या करती है? करों में छूट देती है ताकि उत्पादन बढ़े। इसी प्रकार करों में छूट देती है ताकि उपभोग बढ़े। इसी प्रकार से मुद्रास्फीति के समय गवर्नमेंट क्या करती है? उस समय गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे टैक्स लगाती है ताकि उनका कंजप्शन जो है वह कम हो जाए। तो इस प्रकार से सरकार क्या करती है? करारोपण के माध्यम से स्थायित्व लाने का कार्य करती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।